नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। इतिहास का क्लास चल रहा है, रिवीजन बैच चल रहा है जीके जीएस का, बीपीएससी के लिए और भी जो अदर एग्जाम्स है उसके लिए। ठीक है, तो इतिहास के तहत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। इतिहास में जो है हम लोग एक क्लास किए हैं, उसमें हम लोग जाने थे कि इतिहास जो प्राचीन भारत है, प्राचीन काल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है, उन सब कालों के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या हैं उसके बारे में। जैसे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हमने जाना था क्या कि ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन है प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए हमने पढ़ा था। अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, सिक्का हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का परिभाषा जाना था, इतिहास क्या होता है, ठीक है, कितने तरह का होता है, अलग अलग जो है साहित्यिक स्रोत हैं, उन साहित्यिक स्रोत के लिए कौन कौन से लेखक थे। ठीक है, इन सभी के बारे में, जैसे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है उसके बारे में जाने थे। ठीक है, मुद्रा राक्षस हो गया। तो अलग अलग साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। अब हम लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल जो है हमने बताया था कि मनुष्य मानव का जो उद्भव है, मानव का जो उद्भव है उसी समय से जो है इतिहास की क्या होती है। इतिहास तो बहुत पहले से शुरू हुआ, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई मैंने बताया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे जब मानव का उद्भव हुआ, ठीक है, उसके बाद अब मानव जो है आग का खोज किया, आग के खोज किया, पहिए का खोज किया। धीरे धीरे जो है क्या हुआ, विकास होते चला गया और आज तक हो ही रहा है। अलग अलग चीजें, आज हम लोग डिजिटल दुनिया में आ गए हैं, आग की खोज से लेके डिजिटल तकनीक तक पहुंच गए हैं। तो यही मानव का उद्भव जो है, ऐसा कहा जाता है कि मानव का उद्भव आज से 10 से 14 मिलियन ईस्वी पूर्व बताया जाता है। कितना? 10 से 14 मिलियन ईस्वी पूर्व। और मानव का सबसे जो पुराना अवशेष है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। मानव का सबसे पुराना अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, प्रश्न आ सकता है, तो कहाँ से होगा? अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। और मानव के उद्भव का जहां तक बात है, वह कहाँ से शुरू होता है? 10 से 14 मिलियन वर्ष पूर्व से। ठीक है, मानव जो है, आधुनिक मानव जो है, उसको हम लोग किसका मानते हैं? हम लोग का आधुनिक मानव के पूर्वज किसे माना जाता है? होमो सैम्पियंस को। किसको? होमो सैम्पियंस के। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो है होमो सैम्पियंस 50,000 वर्ष पूर्व जो है होमो सैम्पियंस का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, जो आज के आधुनिक मानव के जो है क्या थे? पूर्वज थे। क्या? पूर्वज थे। ठीक है, देखिए, अब मनुष्य का जो उद्भव हुआ उसका जो प्रथम अवशेष मिला है, उस अवशेष में पुरुष का जो अवशेष है उसे रामापिथेकस कहते हैं। क्या कहते हैं? रामापिथेकस। और महिला का जो है अवशेष मिला है उसको शिवापिथेकस कहा जाता है। ठीक है, रामापिथेकस और शिवापिथेकस, यही 10 से 14 मिलियन वर्ष पूर्व जो मानव के अवशेष मिले हैं, उस अवशेष को क्या कहा गया? रामापिथेकस पुरुष के लिए और शिवापिथेकस महिला के लिए। ठीक है, भारत में मनुष्य के प्रथम अवशेष जो है शिवालिक और साल्ट रेंज में प्राप्त हुआ है। शिवालिक पहाड़ी है ना, हिमालयी रेंज है ना, हिमालय चार तरह के, हिमालय को चार तरह के भाग में बांटा गया स्थल के आधार पे: ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो यही भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए मानव मनुष्य का उद्भव, प्रादुर्भाव, तो यह जो है कहाँ से मिला है? शिवालिक हिमालय के क्षेत्र से मिला है। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य का होमो इरेक्टस है। क्या है? होमो इरेक्टस। पहला जो है क्या था? रामापिथेकस था। दूसरा है शिवापिथेकस महिलाओं के लिए। उसके बाद होमो इरेक्टस जो 10 लाख ईसा पूर्व जो है हथनोड़ा से प्राप्त हुआ है। और अभी आधुनिक मानव का जो पूर्वज है वो होमो सैम्पियंस है, जो उत्तर पाषाण काल के अस्तित्व में आया है। पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। और यही पत्थर के जो काल है, यह इसमें जो है अलग अलग प्रकार के वेधनी, खुरेचनी, ये सब जो है औजार मिले हैं, पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है,
तो यह जो है होमो सैपियंस, जिस आधुनिक मानव का। अब प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसको 3 भाग में बांटते हैं। हमने बताया था कौन कौन, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक एज और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज, ठीक है, 3 भाग में बांटा जाता है। अभी पूरा पाषाण काल जो है यह भी 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है, पूरा पाषाण काल भी 3 भाग में बटा हुआ है। उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। कौन कौन, पूरा पाषाण काल भी 3 भाग में बटा हुआ है, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। देखिए पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल कब से कब माना जाता है? पूरा पाषाण काल 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व और ईस्वी। एडी का मतलब एनो डोमिनो और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो यह 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच में पूरा पाषाण काल है, और यही 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच में पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, जिसमें उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल होता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल 8,000 बीसी से 4,000 बीसी और नव पाषाण काल जो है 9,000 बीसी से 1,000 बीसी के बीच माना जाता है। अब ये जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, इसमें मनुष्य का जो जीवन था, पहले जो पूरा पाषाण काल जो था वह आखेटक का जीवन जीते थे मनुष्य। आखेटक कहने का मतलब क्या कि इकट्ठा करके भोजन इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके खाते थे। वह जो है कौन सा काल है? पूरा पाषाण काल है, ठीक है। मध्य पाषाण काल को खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है। खाद्य संग्राहक काल कहने का मतलब भोजन को इकट्ठा करना, ठीक है, भोजन को इकट्ठा करके भोजन करते थे, वह मध्य पाषाण काल है। और नव पाषाण काल को अन्न उत्पादक काल कहा जाता है। इस काल में मनुष्य जो है क्या करने लगा? अन्न का उत्पादन करने लगा, ठीक है। तो यह था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में मैंने बताया क्या, 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक निर्धारित है, ठीक है। इस युग में मनुष्य जो है क्या करता था? शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करता था और खाद्य सामग्रियों की खोज में जो है अलग अलग स्थानों पे जो है भ्रमण करते रहता था। तो इसीलिए इसको कहते हैं शिकारी एवं आखेटक काल। क्या कहते हैं? शिकारी एवं आखेटक काल। पूरा पाषाण काल के मनुष्य जो थे वह जो है क्या करते थे? शिकार करते थे, और शिकार करने के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते थे, इसीलिए शिकारी और आखेटक काल कहते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल जो है इसको 3 भाग में बांटते हैं, निम्न पूरा या पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल जो है या 25 लाख बीसी से 9 लाख बीसी। देखिए पूरा पाषाण काल 25 लाख से 10,000 बीसी था, तो 25 लाख बीसी से 9 लाख बीसी हुआ। 9 लाख बीसी से 40,000 बीसी मध्य पाषाण काल, और 40,000 से 10,000 बीसी जो है क्या हो गया? नव पाषाण काल हो गया, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। अब पूरा पाषाण काल को 3 भाग में जब हम लोग बांटते हैं, तो पूरा पाषाण काल जो है अभी हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्य को कृषि का ज्ञान नहीं था, कृषि तो नव पाषाण काल में हुआ, ठीक है। तो पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में कृषि का ज्ञान नहीं था। इस काल में हमने बताया, इस काल को क्या कहते हैं हम लोग? आखेटक एवं संग्राहक काल। आखेटक एवं संग्राहक काल। पशुपालन शुरू नहीं हुआ था, अग्नि का ज्ञान तो था लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते थे। इसके अलावा पाषाण यानी पत्थर से निर्मित औजार बनाते थे। इस काल का सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि ये लोग पत्थर से बने औजार बनाते थे, ठीक है। और जो औजार होता था वह क्वार्टजाइट पत्थर होता है, बलुआ पत्थर, लेटेराइट और वेल्सिडनी से बने होते थे। ये जो औजार होते थे, यह औजार किस चीज से बना होता था? क्वार्टजाइट पत्थर से बने होते थे, बलुआ पत्थर से बने होते थे, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी से बने होते थे,
ठीक है। उसके अलावा वेलसिडनी से बने होते थे। इसके अलावा इस काल में चित्रकारी के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। भित्ति चित्रकारी, कौन सी चित्रकारी? भित्ति चित्रकारी। यह जो है भीमबेटका से मिला है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, वहां से मिला है। सबसे सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी मिला है। ठीक है। इसके अलावा शिलाश्रय पर मिला है। प्रारंभिक चित्रों में हरे एवं गहरे लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। ये जो चित्र मिला है, यह चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? गहरे हरे एवं लाल रंग का प्रयोग किया गया है। यह था निम्न पूरा पाषाण काल का विशेष था। ठीक है। अब निम्न पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पूरा पाषाण काल है। मध्य पूरा पाषाण काल, यहाँ पूरा छुटा हुआ है। पूरा पाषाण, नौ पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल ही सही है। ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल। अब देखिए, ये तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में हमने जाना कि मनुष्य को आग की जानकारी तो थी, लेकिन वह उपयोग करना नहीं जानते थे। इस काल को हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल को या पूर्व पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? आखेटक एवं शिकारी एवं खाद्य संग्राहक काल कहते हैं। ठीक है। आखेटक एवं शिकारी काल। ठीक है। अग्नि का ज्ञान था, लेकिन जो है उपयोग करना नहीं जानते थे। पशुपालन जो है का ज्ञान भी इन्हें नहीं था। और इस समय के जो औजार होते थे वह पत्थर में बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर, लेटेराइट पत्थर, मिट्टी उसके बने होते थे। ठीक है। वेलसिडनी पत्थर इसके बने होते थे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि तापमान में भारी गिरावट हुई, और गिरावट होने के कारण जो है क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ। लोगों के जीवन यापन में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और इसमें जो है जो औजार निम्न पूरा पाषाण काल में पत्थर के बने होते थे, इससे थोड़ा एडवांस तकनीक यानी उच्च तकनीक वाले पत्थर बनने लगे। और यह पत्थर जो है उच्च कोटि के औजार जो है महाराष्ट्र के नेवासा के पास एक चिरकी जगह है। कौन सा जगह है? महाराष्ट्र के नेवासा के पास एक चिरकी जगह है। उस चिरकी जगह से जो है उच्च कोटि के औजार, पत्थर के बने औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इस काल में जैस्पर, चर्ट, फिलंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे, यानी अच्छे क्वालिटी के पत्थर के औजार बनाते थे, जैसे कि जैस्पर, चर्ट, फिलंट। ठीक है। इस काल का सबसे प्रमुख जो औजार था वह वेदनी था, छेदनी था, खुरचनी था, फलक था। मध्य पूरा पाषाण काल का प्रमुख औजार कौन सा था? वह था वेदनी, छेदनी, खुरचनी। ठीक है। ये सब था। तो यह था मध्य पूरा पाषाण काल। अब जो है उच्च पूरा पाषाण काल है। समझ में आ गया? पूरा पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। अब है देखिए, उच्च पाषाण काल जो है इस काल में आर्द्रता कम थी। क्या थी? आर्द्रता कम थी। आर्द्रता कहने का मतलब होता है जलवाष्प ग्रहण, वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता। तो आर्द्रता कम थी, अतः इस काल में अंत में हिम युग की समाप्ति के कारण तापमान अपेक्षाकृत क्या हो गया? गर्म हो गया। देखिए, मध्य पाषाण काल में हमने बताया कि तापमान में भारी गिरावट हुई थी, और तापमान में जब गिरावट हुआ तो हिम युग हुआ, और हिम युग के जब समाप्ति हुआ तो तापमान क्या हो गया? फिर से गर्म होना शुरू हो गया। ठीक है। देखिए, पूर्व पूरा पाषाण काल जो था वह, या निम्न पूरा पाषाण काल जिसको कहते हैं, वह जो है क्या था? उसमें तापमान जो है अधिक था। मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल जो था उसमें तापमान में गिरावट आई। फिर जो है उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें तापमान में फिर बढ़ोतरी हो गई। ठीक है। इस काल में नए आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ, और उच्च पूरा पाषाण काल में ही आधुनिक मानव जो थे होमो सैपियंस, इनका उद्भव हुआ। तो परीक्षा में यह आता है प्रश्न कि आधुनिक मानव का उद्भव, होमो सैपियंस जो है उसका उद्भव किस काल में हुआ? तो इसका आंसर, उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च पूरा पाषाण काल। जो पाषाण काल है उसको तीन भाग में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने का है। देखिए, पाषाण काल, पाषाण, सिर्फ पाषाण शब्द का प्रयोग किया गया, वह तीन भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को तीन भाग में बांटते हैं। ठीक है। उसको निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है।
तो यही उच्च पूरा पाषाण काल में होमो सेपियंस का उद्भव हुआ। इस काल का प्रमुख जो उपकरण था वह ब्लेड था। क्या था? ब्लेड था। जैसे मध्य पूरा पाषाण काल का जो हम लोगों ने उपकरण बताया, ठीक है, वह जो क्या था? वेधनी था, छेदनी था, खुरचनी था। जबकि उच्च उससे पहले वाला जो काल था निम्न पूरा पाषाण काल, उसमें जो है मुख्य औजार इनके क्या थे? किसके बने होते थे? क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते, पत्थर के बने होते थे। ठीक है। इस काल में रोड़ी मलबे से बना 85 सेंटीमीटर व्यास वाला स्थूल आकार का गोलाकार चबूतरा, जिसकी खोज इलाहाबाद और बरकल विश्वविद्यालय के उत्खननकर्ताओं ने की। इस काल में एक खोजा गया है ढोला चिनाई। चिनाई का मतलब होता है दीवार पे चिनाई किया जाता है। उस चिनाई से बना हुआ एक चबूतरा का खोज हुआ, जिसका व्यास कितना था? व्यास क्या होता है? मैथ्स जान लिए। व्यास होता है, इस सर्किल है, इस सर्किल वृत्त के ये पूरा जो भाग होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं। किधर से भी ले लीजिए, यह व्यास होता है। ठीक है। और सेंटर से जब लेंगे, सेंटर से लेंगे तो क्या होगा? वह त्रिज्या कहलाता है। तो जो व्यास था, जो चबूतरा था, चबूतरा गोल होता है, चबूतरा जो गोल था उसका व्यास जो है कितना था? 85 सेंटीमीटर था। और इसका खोज किसने किया? किसने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उत्खननकर्ताओं ने किया था। ठीक है। अब जो इसके स्थल हैं, अब ये जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल के जो है अलग अलग स्थल हैं। क्या हैं? अलग अलग स्थल हैं, अलग अलग स्थानों से खोजा गया है। जैसे राजस्थान, राजस्थान से वस्तुएं मिली हैं पाषाण काल का। ठीक है ना। पाषाण काल की वस्तुएं कहां से मिली है? राजस्थान से मिली हैं, गुजरात से मिली हैं, उत्तर प्रदेश से मिला है, मध्य प्रदेश से मिला है। तो राजस्थान का पंचपद्र नदी घाटी और सोजत इलाके में सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, यानी छोटे छोटे औजार प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा भीलवाड़ा, इसके अलावा बस्ती का मिला है। बस्ती, बस्ती कहने का मतलब घर द्वार जो होता है, जिसमें 10 15 20 घर द्वार बस्ती कहलाता है। तो बस्ती का भी साक्ष्य कहां से मिला है? राजस्थान से मिला है। उसके अलावा राजस्थान का भीलवाड़ा जिला में कोठारी नदी है। कोठारी नदी के तट पर एक बागौर है। बागौर बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल था। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है वह बागौर है। बागौर कहाँ है? राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। कहां पर है? भीलवाड़ा जिला में है। समझ में आया बात? बागौर कहाँ है? कोठारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिला राजस्थान में। ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल था। इसका उत्खनन किसने करवाया था? वी.एन. मिश्रा। किसने करवाया था? वी.एन. मिश्रा ने करवाया था। बागौर की खोज किसने की? वी.एन. मिश्रा ने। और यहां से जो है क्या क्या मिला है? पशुओं की जली अस्थियां, कब्रें, मानव कंकाल, झोपड़ी, फर्श आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह जो बागौर है, यहां से क्या क्या मिला है? तो सॉरी, यहां से क्या क्या मिला है? यहां से जली हुई अस्थियां, पशुओं का जला हुआ अस्थियां मिला है, कब्र मिला है, मानव के कंकाल मिले हैं, झोपड़ियां मिली हैं। अब सिंपल सा झोपड़ी मिलेगा ही, बस्ती था तो। ठीक है। फर्शों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा गुजरात, ये तो राजस्थान की बात हुई जहां से साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल के। उसके बाद गुजरात, गुजरात में ताप्ती नदी, नर्मदा, माही, साबरमती नदियों के आसपास के क्षेत्र में इसके साक्ष्य मिले हैं। इसमें लंघनाज, अक्खन, बलसाना, हीरपुर प्रमुख है। क्या है? प्रमुख है। अक्खन, बलसाना, हीरपुर और लंघनाज, ये सब। लंघनाज जो है बहुत बार परीक्षा में आ चुका है कि लंघनाज कहाँ है स्थित। लंघनाज जो है का संबंध किस काल से है। ठीक है। इसके अलावा लंघनाज से 100 से अधिक ठोस रेत के टीले, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं और 14 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। ठीक है। गुजरात से क्या क्या प्राप्त हुआ है? गुजरात के लंघनाज से, देखिए राजस्थान का बागौर फेमस था, गुजरात का लंघनाज फेमस है। गुजरात, राजस्थान का जो बागौर था वहां से पशुओं के जला हुआ साक्ष्य मिला है। ठीक है ना। उसके अलावा मानव कंकाल, झोपड़ी, फर्श, ये सब मिला था। ठीक है। चबूतरा मिला था। अब जो है गुजरात का जो लंघनाज था, यहाँ से पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, कब्रें प्राप्त हुई हैं और मानव के कंकाल मिले हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़, जो सराय नहर राय उत्खननकर्ता का जो जगह है,
उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ जगह है, उसके पास एक स्थित है जिसका जगह का नाम है सराय नहर राय। क्या नाम है? सराय नहर राय। ये भी परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, सराय नहर राय। इसका उत्खनन किसने करवाया था? G.R. शर्मा ने। किसने? G.R. शर्मा ने करवाया था उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय का उत्खनन। जैसे कि गुजरात का लंगनाज का हमने बताया था, कौन करवाया था? वीएन मिश्रा। ठीक है, सॉरी, बीएन मिश्रा राजस्थान में करवाए थे। उत्तर प्रदेश का जो सराय नहर रहा है, इसका उत्खनन G.R. शर्मा ने कराया, जहां से छोटी छोटी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा झोपड़ी मिला है, फर्श मिला है, कब्रें मिला है, नर का कंकाल, सींग से बना हुआ, पशुओं का जो सींग होता है उससे बने हुए उपकरण मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा समाधि स्थल, समाधि जैसे होता है ना, जैसे मर जाता है व्यक्ति तो समाधि स्थल जो है उसमें शवों का सिर पश्चिम एवं पैर पूर्व की ओर है। देखिए अब तो उत्तर दक्षिण रखा जाता है वर्तमान में, लेकिन जब उस समय का जो समाधि स्थल था वहां पर जो है पैर जो है वह पूर्व की ओर और सिर जो है पश्चिम की ओर होते थे। इसके अलावा प्रतापगढ़ के महदहा में, ये तो सराय नहर राय से मिला है। ठीक है, इसके अलावा महदहा से क्या मिला है? स्तंभ गर्त। स्तंभ गर्त कहने का मतलब होता है गर्त में बना हुआ स्तंभ, यानी धीरे धीरे नीचे जाता था, सीढ़ी नुमा बना होता था। हड्डियों की कलात्मक वस्तुएं, 12 सिंगा, भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर, कछुआ, पत्ती, इस सब के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से? प्रतापगढ़ के महदहा से। प्रतापगढ़ के महदहा से क्या क्या मिला है? भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर, कछुआ, पत्ती, 12 सिंगा, इस सब के साक्ष्य मिले हैं हड्डियों के। ठीक है, और सराय नहर राय से क्या मिला था? नर कंकाल, सींग से बना हुआ उपकरण। जैसे एग्जाम में यहाँ आया हुआ प्रश्न है, सींग से निर्मित उपकरण कहां से मिला है? कहां से मिला है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नहर राय से। ठीक है, ये सब थोड़ा सा पेचीदा है, इसको याद करना ही होगा। ठीक है, पूछता है एग्जाम में। अब देखिए, हमने राजस्थान की बात की, गुजरात की बात की, उत्तर प्रदेश से मिला, मध्य प्रदेश से देखिए क्या क्या मिला। मध्य प्रदेश से मिला है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ शैलाश्रय समूह मिला है। ठीक है, जहां पर 25,000 सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी के पास भी एक शैलाश्रय मिला है जिसका नाम जम्बू द्वीप और डेरेथी द्वीप है। देखिए पंचमढ़ी, जैसे हम लोग भारत खंडे जम्बू द्वीप है ना, जो होता है पूजा पाठ उसमें, तो जम्बू द्वीप मध्य प्रदेश पंचमढ़ी के निकट है स्थित। यहाँ से भी शैलाश्रय मिला है। ठीक है, शैलाश्रय कहने का, शैल का मतलब पत्थर, आश्रय का मतलब घर, यानी पत्थरों के बने हुए शैलाश्रय। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिला है मध्य प्रदेश से? देखिए इसके अलावा मध्य प्रदेश से और कुछ नहीं। अब जो है पूरा पाषाण काल की जो जीवन शैली थी वह हमने बताया। क्या जीवन शैली जो था इसका, लोग इस काल में, पाषाण काल में क्या करते थे? शिकार करते थे। ठीक है, शिकारी एवं आखेटक काल कहलाता है, तो शिकार पर निर्भर थे। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वह शिकार पर निर्भर थे और मृदभांड का निर्माण करना सीख गए थे। हमने मृदभांड यानी मृदभांड जो मिट्टी से बना हुआ घड़ा कलश होता है उसमें हमने बताया किस रंग का होता था? गहरे लाल और हरे रंग का बना होता था। अंत्येष्टि संस्कार की विधि का भी जानकारी में, अंत्योष्टि यानी कि जो व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, तब उसका अंत्योष्टि संस्कार होता है, उसका भी साक्ष्य मिला है। इसमें जो है 100 को समाधान थी, 100 जो होता था उन 100 को जो है कैसे रखा जाता था? पूर्व की ओर पैर और सिर जो है पश्चिम की ओर रखा जाता था। ठीक है, मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे, यानी कि गाड़ने का परंपरा था, आज तो जलाने की परंपरा है। साथ में खाद्य सामग्री और औजार रखते थे। ठीक है, इसके अलावा पत्थर की गुफाओं की दीवारों पर हमने बताया था ना कि भित्ति चित्रकला का उद्भव भी इसी काल में हुआ है। भित्ति का मतलब दीवार, दीवार पे उकेरा गया चित्र। ठीक है, उसके अलावा पूरा पाषाण काल के जो शैल चित्र थे वह उत्तर प्रदेश के मुरहना पहाड़ से मिला है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, आदमगढ़ और लाखा जुआर से मिला है, और कर्नाटक के कुपा गल्लू से मिला है। ठीक है, अब जो है मध्य पाषाण काल जो है, हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा। मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज। देखिए ये जो है मध्य पाषाण काल जो है, यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन दोनों के बीच का जो काल है वह मध्य पाषाण काल कहलाता है। यानी कि इन दोनों के संक्रमण का जो काल है वह
मध्य पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, यह जो है 10 लाख बीसी से 40,000 तक इसका काल माना जाता है, 50,000 से 10,000 के बीच में। ठीक है, इसमें जो है पॉलिशदार औजार मिले, जैसे जो औजार पाषाण काल में जो थे वह खुरदुरे होते थे, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा औजार होते थे लेकिन खुरदुरे। इसमें एकदम पॉलिश एकदम चिकना औजार बनाया गया। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। इसके अलावा तापमान बढ़ने के साथ मौसम शुष्क और गर्म होने लगा। तापमान बढ़ने का हमने बताया कि जो पाषाण काल था उसमें 3 था। ठीक है, पूरा पाषाण काल का जो 3 भाग था उसमें जो है एक भाग में, पहला भाग जो था उसमें तापमान ज्यादा था, दूसरा भाग में तापमान में गिरावट आया, तीसरा भाग में फिर तापमान बढ़ा और तापमान बढ़ ही रहा है। इसमें तापमान बढ़ा और शुष्क और मौसम गर्म होने लगा। ठीक है, भारत में इसका जो जानकारी हुआ यह 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय जो है इसका खोज हुआ था। कौन सा? लघु पाषाण उपकरण खोजा गया। कहां से खोजा गया? विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र जो है यह भारत का जो नक्शा है, ठीक, हम आगे में बताएंगे, दिखाएंगे आपको मैप पे। ठीक है, यह जो है विंध्य क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजा गया है। ठीक है, यह औजार छोटे पत्थरों से बने होते थे। ठीक है, इसमें ब्लेड, क्रोड, नुकीले, त्रिकोण, नौचंद्राकार और ज्यामितीय औजार होते थे। हमने बताया कि मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे वह चिकने पॉलिशदार होते थे, और वह औजार जो है ब्लेड, ब्लेड क्या होता है? नुकीला होता है। नुकीले औजार बनाए जाते थे। त्रिकोण यानी कि त्रिभुज टाइप के जो है औजार बनाए जाते थे। चंद्राकार औजार बनाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा इस काल में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। मानव का यानी कि मनुष्य का जो अस्थि पंजर है वह इसी काल से मिलने लगा है। तो यह था क्या? नौ पाषाण काल। ठीक है, अब है सॉरी मध्य पाषाण काल। अब है नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल जो है यह 9,000 से 10,000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? नौ पाषाण काल कहते हैं। और इस काल को अन्न उत्पादक काल कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में जो है क्या हुआ था कि मनुष्य जो है अन्न का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा न्यूलिथिक एज, इसका खोज जो है 1865 ईस्वी में सर जॉन लुब्राक ने किया था। किसने किया था? सर जॉन लुब्राक। जॉन लुब्राक। पशुओं को पालतू बनाया गया, कृषि का प्रयोग हुआ और घिसे तथा पॉलिशदार पत्थर का, पॉलिशदार पत्थर जो थे वह मध्य पाषाण काल से मिले ही थे, इसमें और ज्यादा घिसाई वाला मिला, और मृदभांड का निर्माण करने भी लगे थे। तो यह था नौ पाषाण काल। ठीक है, अब एक देखिए, एक जगह संक्षेप में, निम्न पूरा पाषाण काल में सल्क, कणासा, खंडक उपकरण संस्कृति मिले। यह इसका मुख्य स्थल पंजाब, कश्मीर, सोन घाटी, सिंगरौली, छोटा नागपुर, असम, नर्मदा घाटी। उपकरण क्या क्या था? हस्तकुठार, वटिकास्म उपकरण। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में वेदिनी, खुरेचनी, ये सब, छेदनी, ये सब बताया। ये कहाँ से मिला था? नेवासा, डिंडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश। ठीक है, वेदिनी खुरेचनी इसका था। उच्च पूरा पाषाण काल में हमने बताया था फलक और दक्षिणी संस्कृति कहते हैं। यह कहाँ कहाँ से मिला है? फलक और कुरनूल से, चित्तौड़ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों से जो है इस काल के, उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और यह होमो सैपियंस मानव का उद्भव भी इसी काल से माना जाता है। फिर मध्य पाषाण काल में जो है जो औजार होते थे वह छोटे हो गए और ज्यादा पॉलिशदार हो गए। ठीक है, उसके अलावा नौ पाषाण काल में जो है मैंने बताया कि और ज्यादा पॉलिशदार जो है उपकरण आ गए, और इसमें क्या कहते हैं, आग का खोज हुआ था। ठीक है, कृषि का, आग की खोज कर रहे हैं, सॉरी, कृषि का खोज हुआ था। कृषि लोग करना, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, पशुपालन करना, मृदभांड निर्माण करना, मनुष्य का अस्थायी निवास। देखिए, जैसे जैसे जो है मनुष्य जो है आगे बढ़ते चला गया, ठीक है, वह अपना अस्थायी जीवन बसर करने लगा। शुरू में आखेटक की जिंदगी थी, लोग यहाँ से वहां जो है घूम घूम के शिकार कर करके भोजन एकत्रित करते थे। लेकिन नौ पाषाण काल में जो है क्या हुआ कि लोग अस्थायी जीवन धीरे धीरे जीना शुरू कर दिए थे, और यही जो है अस्थायी जीवन जो है क्या हुआ, आगे चल के शहर में बदल गया। ठीक है, अब देखिए, हमने इतिहास को 3 भाग में बांटा था, प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमने पढ़ लिया। आद जिसमें क्या हो, प्राग ऐतिहासिक काल के का जो साक्ष्य है उसको ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा जा सका। आध ऐतिहासिक काल जो है
इसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति दोनों आता है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति इसमें आएगा। इस काल की लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिला, लिखा तो गया था इस काल का लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो उसे आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें गैरिक एवं काले मृद भांड मिले हैं। उसमें हम लोग बताया था पूरा पाषाण काल में मैंने क्या बताया था कि गहरे लाल एवं हरे रंग के मृद भांड, इसमें जो है गैरिक एवं काले मृद भांड, कृष्ण लोहित मृद भांड यानी लाल काला। ऐतिहासिक काल जो में पढ़ा भी गया और लिखा भी गया साक्ष्य, ठीक है, और इसमें जो है अधिकतर साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक। उसके बाद है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल देखिए, नवपाषाण काल के युग के समय में ही ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होती है, ठीक है, जिसमें मानव जो है तांबा धातु का प्रयोग करना सीख गया। जैसे पाषाण काल में पत्थर का उपयोग कर रहा था, इस काल में ताम्रपाषाण काल में किस चीज का, तांबे का प्रयोग कर रहा है। ऐसे मनुष्य जो है सबसे पहले जो है लोहे का प्रयोग करना सीखा था, ठीक है, लोहे का प्रयोग किया था। तांबे का प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। ताम्रपाषाण काल के लोग जो है मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। भारत में जो है इसका जो क्षेत्र है वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहार एवं गिलगुंड, यह एग्जाम में बहुत बार आया है परीक्षा में प्रश्न कि आहार एवं गिलगुंड संस्कृति किस काल से संबंधित है, तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का मालवा संस्कृति, कैथा संस्कृति, एरन संस्कृति, ठीक है, ये सब है ताम्रपाषाण काल से। इसके अलावा इस काल में मृदभांड का भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो उत्खनन हुए उसमें अहमदनगर के जोंखे, नेवासा महाराष्ट्र, दैमाबाद, नेवासा एवं दैमाबाद महाराष्ट्र में है, पुणे में चंदौली, सोनेगांव एवं इनाम गांव, ये सब जो है कहाँ से मिला है, महाराष्ट्र से मिला है, ठीक है। अहमदनगर, नेवासा, दैमाबाद, पुणे, सोनेगांव, इनाम गांव। इनाम गांव भी बहुत बार परीक्षा में आया। इनाम गांव कहाँ है, तो इनाम गांव कहाँ है, मध्य सॉरी महाराष्ट्र में है, और किस काल से संबंधित है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको एक नजर में देख लीजिए। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास हमने कल बताया था पिछली क्लास में, कौन किया था, यूनानी लेखक ने। अल-बरूनी, तहकीके हिंद किसने लिखा, अल-बरूनी। किताबुल हिंद किताबुल हिंद भी किसने लिखा, अल-बरूनी ने लिखा। प्राचीन, कल मैंने एक पुस्तक का नाम बताया था जो परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, अज्ञात है, ठीक है। कुछ जगह पे प्लिनी दे देता है लेकिन वह गलत है, ठीक है। मैक्स मुलर द्वारा सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट का वेदों में अनुवाद, देखिए ये एग्जाम में भी ये भी आया है कि वेदों का अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मुलर किया था। किस नाम से किया था, तो सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट नाम से मैक्स मुलर ने वेद का अनुवाद किया था, ठीक है। इसके अलावा और जेम्स मिल ने बिना भारत आए ही 6 खंडों में भारत का इतिहास लिखा। और देखिए, बी.ए. स्मिथ ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक बी.ए. स्मिथ, हिंदी पॉलिटी के लेखक के.पी. जायसवाल, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक ए.सी. राम चौधरी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया पीपुल के लेखक आर.सी. मजुमदार, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया एंड एवं ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक नीलकंठ शास्त्री, हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य अशोक एवं फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक आर.के. मुखर्जी, हिस्टोरिका हेरोडोटस। देखिए, हिस्टोरिका जो है बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, हिस्टोरिका, इसका लेखक कौन है, हेरोडोटस, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, अभी मैंने बताया, इसके लेखक कौन है, अज्ञात है लेकिन यूनानी के लेखक कहा जाता है। भारत का भूगोल टॉलमी लिखा। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी द्वारा लिखा गया। प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगट द्वारा। सी.यू. की हमने बताया था, सी.यू. की हेंसांग, फूको की फहियान, ठीक है, सब अलग अलग कल मैंने पिछली क्लास में बताया था। भारत के मार्क्सवादी इतिहासकार कौन कौन है, मार्क्सवादी यानी कि मार्क्स के विचार से संबंध थे, मार्क्स के विचार का समर्थन करने वाले जो हैं वो हैं डी.डी. कोसाम्बी, डी.आर. चानना, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, विपिन चंद्र, सतीश चंद्र, ये सब मार्क्सवादी इतिहासकार है। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। और सिक्कों का अध्ययन भी कल मैंने बताया था पिछली क्लास में, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा अग्रहार, ब्राह्मणों को दान की जाने वाली कर मुक्त भूमि को कहते हैं। अग्रहार किसे कहा जाता है, इस सब परीक्षा के आए हुए प्रश्न है। अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन।
पंचमार्क भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं जो चांदी एवं तांबे के सिक्के होते थे, जिन पर ठप्पा मारकर प्रतीक चिन्ह अंकित किया। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के किसने चलाया? हिंद यमन शासकों ने। कुषाण 124 ग्रेन के शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए, कुषाणों ने ही सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की मुद्राओं के से अश्वमेघ यज्ञ की सूचना मिलती है। ठीक है, तो ये सब क्या था? प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने जाना, आधि ऐतिहासिक काल के बारे में हमने जाना। ठीक है, आधि ऐतिहासिक काल, ताम्रपाषाण काल, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने देखा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी तरह रिवीजन करते रहिए, रिवीजन होते रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और जो भी नजदीक का एग्जाम है, जैसे अभी 71वीं बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी टीचर टीआरई 4.0 होने वाला है। ठीक है, और भी जो बहुत सारे एनटीपीसी है, रेलवे है, बैंक है, जो भी एग्जाम की तैयारी एसएससी है, तो आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। इतने कम समय में जो है आपका रिवीजन करा दिया जाएगा, 2 महीने के अंदर। ठीक है, पूरा रिवीजन हो जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़िए अच्छे से। धन्यवाद।